डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, आज के समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा कई विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में जिनके पास एक लंबा अनुभव है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी, प्रदेश सरकार के फार्मा क्षेत्र के सलाहकार और भारत के पूर्व ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर जेएन सिंह जी, कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, कुलपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर एके सिंह जी, आज के इस समारोह में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग से प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय कार्य समिति से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, डॉक्टर सीएम सिन्हा जी, श्री प्रमथनाथ मिश्र जी, श्री राम जन्म सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए पाठ्यक्रम से सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। एक वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए जिस सुगमता सहजता के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण को एक नई गति दी है, वह अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। हम सब जानते हैं, ठीक एक वर्ष पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था। उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के देश से कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलतापूर्वक किया था। और ठीक एक वर्ष के बाद मैं वही सोच रहा था कि पिछले एक महीने से लोग बारिश के लिए तरस रहे थे। विश्वविद्यालय एक महीने पहले अपने स्थापना दिवस को मनाता, तो इतनी अच्छी बारिश एक महीने यहां पर हो गई होती। रात्रि से ही बारिश है और मेरे आगमन के कुछ पहले तक लगातार बारिश पड़ती रही, लेकिन उस सब के बावजूद आपके हौसलों ने आपको यहां तक लाने में और कार्यक्रम के प्रति आपकी रुचि को
यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो हमेशा हमारे सामने कुछ चिंताएं होती हैं। चिंता इस बात की होती है कि पता नहीं क्या होगा, और हमारे जीवन की कठिनाई ही यहीं से शुरू होती है। हमें इति की चिंता होती है, अथ की नहीं। यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य की शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता, और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अथ की चिंता करते। यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है, अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा ले तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे। जो हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए, और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है, विश्वविद्यालय में आज आयुर्वेद की बीएमएस की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पिछले दिनों विश्वविद्यालय के बीएमएस के छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पिछले दिनों यहां पर और फिर इन लोगों के लखनऊ कुछ इन्होंने सेंट्रल लैबोरेटरी का इन लोगों ने वहां पर भ्रमण किया था, उस दौरान भी उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके मन में एक हौसला है, एक जज्बा है। अभी मैं यहां पर देख रहा था नर्सिंग में एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, उनसे जुड़े हुए प्रशिक्षुओं ने जिन्होंने अपने अपनी क्लास में उत्तम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें यहां पर विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। पैरामेडिकल के ढेर सारे पाठ्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुए हैं। जो पूरी चिकित्सा स्वास्थ्य की नींव है, उसकी बैकबोन है, वह पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ हो चुके हैं। इस नए सत्र में भी मुझे बताया गया कि अन्य अनेक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, जो आज की आवश्यकता के अनुरूप इन छात्र छात्राओं को समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को एक योग्य नागरिक के रूप में साबित करने के उस प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने, और विश्वविद्यालय ने मेहनत करके प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह एक वर्ष की उपलब्धि के साथ उसे जोड़ा जा सकता है, और इसलिए एक वर्ष की इस उपलब्धि के लिए संतुष्टि के साथ ही हमें अपनी आगामी शिक्षा क्षेत्र की उन चुनौतियों की तरफ और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों की ओर अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि विश्वविद्यालय आरोग्य धाम में स्थित है। यहां पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कार्य हो रहा है। और मैं भी देख रहा था, मैं एक दिन एक
समाचार पत्र की रिपोर्टिंग देख रहा था। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आज अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने यहां पर चिकित्सालय भी है और मुझे बताया गया कि आज पहले स्थापना दिवस में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी यहां पर आयोजित किया गया है। तो एक चिकित्सक होने के नाते एक स्वाभाविक जिज्ञासा कि इन क्षेत्रों में कौन से कारणों से अकस्मात लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके कारण क्या हैं। उन्होंने विभिन्न यहां के चिकित्सालय के, गोरखनाथ चिकित्सालय के, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ डाटा इकट्ठे किए। लैब से उन्होंने उस डाटा को भी मिलान किया, जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उसको भी मिलान किया और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में मौत के आंकड़े किन बीमारियों के कारण थे जिन्हें हम बीमारी नहीं मानते थे, जिन्हें हम कुछ और कारण मानते थे। किसी को इंसेफ्लाइटिस मानते थे, किसी को मेनिंजाइटिस मानते थे, किसी को हम डेंगू मानते थे, लेकिन इन सब से इतर उन्होंने अपना एक नया शोध प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो छुछुंदर होता है ना, चूहा के पेशाब से भी एक बीमारी होती है। गांव में जो झाड़ झंकार होता है उसके कारण वो पैदा होते हैं और वह मौत का कारण था और वह सभी समाचार पत्रों ने उसे बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया था। और मुझे लगता है कि यह चिकित्सा क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में, पैरामेडिक के क्षेत्र में या तमाम प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, इन पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भी जो अन्य अनेक शोध के अवसर हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक अवसर है। एक एक अभियान हमारे लिए शोध का विषय बन सकता है, एक नए पब्लिकेशन का विषय बन सकता है, रिसर्च पेपर का विषय बन सकता है। हम उसके माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फिर अपने रिसर्च को पेटेंट कराना और पेटेंट करा करके फिर अपने को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में स्थापित करना। यह विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ेंगी तो सचमुच भारत शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता और यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में इसी उद्देश्य से लागू भी की गई। कोरोना कालखंड में इसीलिए आप सब जानते हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना से पस्त थी, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से अपने स्वयं के बचाव में लगी हुई थी, तब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े अभिनव कार्यक्रम चल रहे थे। यहां पर जीवन भी बचाया जा रहा था और जीविका को भी बचाने का कार्य हो रहा था। गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा हो रही थी, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा था, लोगों के व्यवस्थित उपचार की सुविधा, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो हर गरीब के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए फ्री में टीका भी भारत की ही लैब में विकसित करने की कार्रवाई हो रही थी। आप अनुमान करिए, इंसेफ्लाइटिस से यह क्षेत्र 40 वर्षों से त्रस्त था और 40 वर्ष तक इंसेफ्लाइटिस के उपचार के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई थी। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। इंसेफ्लाइटिस का टीका
इसका वैक्सीन जापान ने 1905-6 में विकसित कर दिया था और भारत के अंदर उस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। जब 2006, 7, 5, 6 में जब संसद में अनेक बार मुद्दे को उठाने, सड़कों पर आंदोलन करने के परिणाम स्वरूप 100 साल के बाद इसका वैक्सीन, आपका इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ पाया था। ये पिछली सरकारों की कार्यपद्धति थी, लेकिन कोरोना महामारी आई, 9 महीने के अंदर भारत वैक्सीन लेकर के आ गया और विश्व स्तरीय वैक्सीन, जिसको दुनिया ने भी जिसके प्रभाव को स्वीकारा, आज वो वैक्सीन भारत के पास है और 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के अंदर अब तक सफलतापूर्वक लग चुकी है। और वैक्सीन का जो कैंपेन चल रहा है पूरे देश के अंदर सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने स्वयं 36 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगा दी है। ये चीजें साबित करती हैं कि करने की इच्छा शक्ति हो। अगर हम लोग ये डरते कि पता नहीं क्या होगा, मोदी जी भी यही सोचते तो क्या हम वैक्सीन ले पाते? क्या हम 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर क्या फ्री में राशन दे पाते? फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा पाते? हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो क्या 1 करोड़ श्रमिक और कामगार जो अपना अपना काम धाम छोड़ करके वापस आ रहे थे, क्या इन्हें हम उनके गंतव्य तक पहुंचा पाते? कभी नहीं। हमने कहा चैलेंज है, चुनौती है, तो चुनौती हमारे लिए एक अवसर भी है और इस चुनौती का सामना करते हुए हम हर एक कामगार और श्रमिक को उसके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, क्योंकि वह हमारा नागरिक है। एक भाव हम टेस्ट करेंगे। मुझे याद है जब कोरोना आया था, उत्तर प्रदेश में कोई टेस्ट लेबोरेटरी नहीं थी, एक भी टेस्ट यूपी में नहीं होता था। पहला पेशेंट जब आया था तो हम लोगों ने तब दिल्ली भेजा था उपचार के लिए, टेस्ट के लिए भी पुणे गया था हमारा सैंपल। लेकिन आज 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने परिणाम की चिंता नहीं की, पहले परिणाम अच्छा हो इस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन कार्य की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, हमने उसको अच्छा किया, परिणाम हमारे पक्ष में रहा। हमारी कोविड प्रबंधन को सर्वत्र सराहना मिली और वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और यही आज प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे यहां पर कहना था। आज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का भी स्थापना दिवस है, वहां के कुलपति जी भी यहां बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आयुष के क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाओं को जन्म दिया जा सकता। मैंने आयुष के यहां पर आयुर्वेद के बच्चों से संवाद करते समय मैंने कहा था कि इतनी संभावनाएं इनके पास हैं। मॉडर्न जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, हो सकता उसमें न हो। ये लोग चाहें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं, ये चाहें सरकारी सेवा के साथ जुड़ सकते हैं, ये चाहें तो मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से हजारों किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का माध्यम बन सकते हैं, और ये चाहें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अभिनव कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। नास्ति मोलो अनौषधय का जो यह भारतीय मनीषा का उद्घोष है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, उस औषधीय गुण को प्रदान करने की सामर्थ्य भी केवल आयुर्वेद के बच्चों के अंदर ही है। आयुर्वेद के जो हमारे डिग्रीधारी हैं या इस फील्ड में जो लोग पैरामेडिक्स हैं, उन लोगों के पास ही इस प्रकार की संभावनाएं हैं। उस हर वनस्पति के अंदर ये लोग औषधीय गुण को देख करके उसको आरोग्यता के अनुकूल बना सकते हैं।
और यह कार्य भी ये लोग अपने शोध से, अपने रिसर्च से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दृष्टि से आज का ये प्रथम स्थापना दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक और जिन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, ऐसे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति व्याख्यान माला के भी एक साप्ताहिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के व्याख्यान विश्वविद्यालय में और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध अलग अलग संस्थानों में भी संपन्न हुए हैं। विश्वविद्यालय का इस व्याख्यान माला है, उसका समापन का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एक युग दृष्टा ऋषि थे। 1932 में उन्होंने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी थी और सफलतापूर्वक शिक्षा परिषद जब अपना कार्य कर रहा था, तब गोरखपुर से आवाज आती है कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है। तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आया, जिसने कहा कि इसके लिए अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और 2 महाविद्यालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने दिए थे, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ होता है। आज भी विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण फैकल्टी वहां संचालित हो रही थी। यानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1956-57 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आगे आता है। इसके संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आगे आते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर सके। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने इस बीड़ा को फिर आगे बढ़ाया, जहां पर आज महाराणा प्रताप महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है। इस पूरी भूमि की परिकल्पना को भी महंत अवैधनाथ जी महाराज ने ही वह परिकल्पना 2005 में यहां पर प्रस्तुत की थी। और फिर इस कार्यक्रम के साथ जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जुड़ा तो यहां पर आज विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर इन दोनों पूज्य संतों के इसी चरणों में भी नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विश्वविद्यालय ने एक व्याख्यान माला उनकी स्मृति में यहां पर किया। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, जिसमें इन पूज्य संतों का सानिध्य न प्राप्त हुआ हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।